नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो आपका स्वागत है क्लास 10th की ज्योग्राफी की 5th चैप्टर दैट इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में। यह इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझेंगे और मेनली हम लोग इस पे फर्स्ट पार्ट में मेनली हम लोग का जो मेन फोकस होगा वो मिनरल्स पे होगा। सेकंड पार्ट जो आएगी वो उसमें हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डील करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि मिनरल होता क्या। ठीक है, तो मिनरल बेसिकली जियोलॉजिस्ट कौन होता है जो मिनरल्स की अर्थ के बारे में रॉक्स के बारे में स्टडी करता है। ठीक है, तो उनको हम लोग जियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज अ होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मिनरल जो होते हैं टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर है और वैसे मिक्सचर्स है जो कि नेचुरली अवेलेबल है। ठीक है, वो नेचुरली अवेलेबल है अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, सब्सटेंस विच विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, और इनके हर मिनरल्स के एक डेफिनाइट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। कुछ मिनरल्स होते हैं जिनके जो शेप होता है वो टेट्रागोनल होता है, मतलब क्रिस्टल लैटिस जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्रागोनल होगा, किसी में हेक्सागोनल होगा, किसी में साइक्लिक होगा, है ना, मोनोक्लिनिक, बहुत सारे अलग अलग डेफिनाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये मेनली जियोलॉजिस्ट लोग का काम होता है, स्ट्रक्चर्स इंटरनल स्ट्रक्चर जानना। ज्योग्राफी में हमें उतना डिटेल में इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी नहीं है, बस ये आपको जानना है कि मिनरल्स होते क्या। तो एक टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर है जो कि नेचर में अवेलेबल है और उनका एक पर्टिकुलर डेफिनाइट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिनको क्रिस्टल लैटिस भी कहा जाता है। क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ठीक है, 11th क्लास की केमिस्ट्री में क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, they have a physical and chemical properties by which they can be identified, और हर मिनरल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो डिफरेंट होगी, है ना। तो ऐसा कोई भी नहीं होगा कि सेम काइंड ऑफ मिनरल, मतलब दो अलग अलग मिनरल्स, मान लीजिए ए और एक बी मिनरल है, इन दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज 100% सिमिलर नहीं हो सकती। दोनों की अलग अलग ही केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज मैच करेंगी लेकिन बहुत सारे डिसिमिलर भी होंगे। तो मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म ऑफ नेचर। मिनरल्स बहुत तरह के होते हैं अलग अलग, जैसे कि रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट सब्सटेंस, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे वो क्या है, डायमंड है। एंड द सॉफ्टेस्ट, जो कि एक टैल्क, टैल्क मतलब बेसिकली एक पाउडर ही होता है। ठीक है, जैसे टैल्कम पाउडर होता है, अलग अलग होते हैं, तो वो सबसे सॉफ्टेस्ट होता है ना। और डायमंड सबसे हार्डेस्ट है। तो मिनरल का रेंज बहुत ज्यादा है, उनके कलर शेप साइज अलग अलग होते हैं क्योंकि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हर मिनरल का डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली उसके कलर कॉम्पोजिशंस, उसकी हार्डनेस सॉफ्टनेस सबकी डिफरेंट होगी। ठीक है, देन आते हैं हम लोग रॉक्स। तो बेसिकली आपने जूनियर क्लासेस से ही पढ़ा होगा रॉक्स। थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स है ना, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेनली यही तीन टाइप ऑफ रॉक्स होते हैं। तो रॉक्स आर बेसिकली कॉम्बिनेशन और एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल इन वेरिंग प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो रॉक्स जो होते हैं कॉम्बिनेशन या एग्रीगेट्स होते हैं मिनरल के इन वेरिंग प्रोपोर्शंस। सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस जैसे कि लाइमस्टोन, जिसको हिंदी में कहा जाता है चूना पत्थर, कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मिनरल ओनली। ठीक है, लाइमस्टोन जो होता है सिंगल मिनरल ओनली। ठीक है, जैसे लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मेनली, है ना, यही हमको मिलता है लाइमस्टोन से। बट मेजॉरिटी ऑफ द रॉक जो है कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स इन वेरिंग प्रोपोर्शंस। तो कुछ कुछ ऐसे भी रॉक्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक टाइप ऑफ मिनरल मिलता है, उसका एग्जांपल क्या है, लाइमस्टोन। ठीक है, तो वो मेनली कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और ऐसे बहुत सारे और भी रॉक्स हैं जो सेवरल मिनरल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और उनकी प्रोपोर्शंस भी वैरी कर सकती है। ठीक है, although over 2000 minerals have been identified, only few are abundantly found in most of the rocks, है ना। तो अर्थ में तो 2000 से भी ज्यादा मिनरल्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे ही चुनिंदा होंगे
जो बहुत फ्यू होंगे, 20-25 ऐसे ही होंगे जो अबंडेंटली मिलता है हम लोग को, बहुत आसानी से मिल जाता है। बाकी 99% मिनरल जो है उनकी बहुत वो कम है, अबंडेंस कम है, इसीलिए वो उनको हम लोग आसानी से मिलता भी नहीं है और उनका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये रॉक्स है। A particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depend upon the physical and chemical conditions under which the material forms। ठीक है, तो एक टाइप ऑफ पर्टिकुलर मिनरल फॉर्म का कैसे पता चलेगा, तो वो डिपेंड करता है कि कंपोनेंट क्या है, वो कौन से कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, एलिमेंट्स के कौन से कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, और साथ ही साथ में फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस, टाइम, टोपोग्राफी, पेरेंट रॉक जो होता है, सब पे डिपेंडेंट है मिनरल का कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो ये था बेसिकली मिनरल्स रॉक्स के बारे में जस्ट एक इंट्रोडक्शन। फिर हम आते हैं कि मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल। ठीक है, तो मिनरल्स हमें मेनली कहाँ से मिलते हैं, तो जूनियर क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा होगा कि अर्थ जो है, अर्थ मेनली 3 जोन्स में डिवाइडेड है। सबसे इनर जोन जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोर जोन, है ना। सबसे इनर जोन जो होता है ये क्या होता है, कोर होता है। कोर के बाद आता है हमारा मेंटल, और मेंटल के बाहर सबसे पतला लेयर जो आता है वो आता है क्रस्ट, है ना। तो क्रस्ट पे ही मोस्ट ऑफ द जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स रॉक्स जो होते हैं, वो हमारे क्रस्ट पे ही मिलते हैं, लिथोस्फेरिक लेयर पे ही मिलते हैं। ठीक है, तो क्रस्ट भी अब दो टाइप के हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, तो दोनों ही क्रस्ट से हमें मिनरल्स मिलते हैं, तो हम धीरे धीरे उनके बारे में जानेंगे, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में भी। ठीक है, अब ओर को ओर के बारे में भी मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। ओर इज यूज्ड एज एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, एंड द मिनरल कंटेंट ऑफ अ ओर मस्ट बी इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू मेक इट एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वायबल। तो जो ओर होंगे उसमें मिनरल कंसंट्रेशन हाई होती है। ठीक है, ताकि हमारा जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हो वो कमर्शियली वायबल हो, मतलब हम लोग इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सके ताकि हमारा आउटपुट ज्यादा हो। ठीक है, अगर इनपुट ज्यादा हो गया मतलब हम लोग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में बहुत ज्यादा मटेरियल, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, पैसा लगा दिए और आउटपुट कुछ भी नहीं है, तो वो कमर्शियली वायबल नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा और बहुत रेयर भी हो जाएगा। ठीक है, तो कमर्शियली वायबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मिनरल्स जनरली ऑकर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो फॉर्म है वो है वेन्स एंड लोब्स। ठीक है, तो मिनरल जो जनरली ऑकर होते हैं, 5 मेनली हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वेन्स एंड लोब। तो इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में ऑकर इन द क्रैक्स, फॉल्ट्स और जॉइंट्स बाय गेटिंग सॉलिडिफाइड इन देम। तो इग्नियस रॉक्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, तो मेनली एक बेसिक कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। मान लीजिए एक वोल्केनिक है, एक वोल्केनो है ये। ठीक है, और ये वोल्केनो का क्रेटर जो जहां से लावा निकलता है, मेन ये मेन ब्रांच होती है। ठीक है ना, ये अर्थ से मेनली हमारा लावा निकलता है। तो लावा जो है एक मेन वेंट से भी निकल सकता है, इस वाले पॉइंट से भी निकल सकता है लावा, एंड साथ ही साथ में जो मोल्टेन मैग्मा होता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ में इस तरफ से भी लावा जो है, इस तरह से भी जमीन के बाहर, अर्थ के जो क्रस्ट है उसके बाहर आता है, इस तरह से भी। यही जो जोन है, ये पतले पतले जो हैं, यही है वेन्स एंड लोब्स। ठीक है, तो वेन्स एंड लोब, तो इग्नियस रॉक जो होता है मेनली जो मोल्टेन लावा जो होता है। ठीक है, मोल्टेन लावा जो बाहर आके वो सेटल डाउन होता है, सॉलिडिफाई होता है, मतलब कूल डाउन होता है। कूल, कोई भी किसी चीज को कूल करेंगे तो वो सॉलिडिफाई होगा, है ना। तो उस तरह से इग्नियस रॉक्स पहले बनता है। फिर इग्नियस रॉक को बहुत ज्यादा प्रेशर, टेम्परेचर मिलता है, तब जाकर वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होता है। और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वेदरिंग से हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको रॉक साइकिल्स जूनियर क्लासेस में क्लियर होंगे। फर्स्टली इग्नियस रॉक्स ही बनेंगे, तो वो उनका जो ओरिजिन होता है वो वोल्केनिक ओरिजिन से होता है। तो मेन जो लावा होता है वो इस क्रेटर से भी निकलता है ना, जो वोल्केनो का आप माउथ कह सकते हैं। और साथ ही साथ में साइड से भी ये वेन्स एंड लोड्स की तरह भी मोल्टेन मैग्मा जो होता है लावा, वो बाहर आता है और वो सॉलिडिफाई होता है।
तो उससे भी हम लोग मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। The smaller occurrence are called veins and the larger are called the lodes। ठीक है, तो स्मॉलर occurrence जो होंगे इसमें उसको हम लोग veins कहेंगे एंड लार्जर को lodes कहेंगे। तो ऐसे कौन कौन से मिनरल है, मेनली इसमें हमें मेटेलिक मिनरल्स ही वेन्स एंड लोड से मिलते हैं, जैसे कि टिन हो गया, कॉपर हो गया, टिन एसएन, कॉपर सीयू, जिंक जेडएन, लेड पीवी, है ना, ये केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा आपने सिंबल। तो हम लोग केमिस्ट्री ज्योग्राफी जितना भी है उसको लिंक करके पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको आसानी होगी समझने में, कोरिलेट करने में। तो मेनली हमें मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है, तो मेटेलिक मिनरल्स ये सारे मेटेलिक मिनरल्स है। तो एग्जांपल भी आपको याद रखने हैं और वेन्स एंड लोड्स कैसे आते हैं होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड मिनरल्स कहाँ जनरली ऑकर होते हैं, वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स मिनरल ऑकर इन द बेड्स और लेयर्स। ठीक है, तो मैंने बताया कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की वेदरिंग से वेदरिंग से ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है वो लेयर बाई लेयर बनता है। ठीक है, फर्स्ट लेयर बॉटम लेयर बना, फिर उसके ऊपर एक और लेयर आता है और ऐसे ऐसे कर करके वो सेडिमेंट्री रॉक्स मेनली बनता है। ठीक है, सेडिमेंट्स आते आते जाते हैं और उसमें ऐड हो जाती है और वो थिकनेस बढ़ते जाती है। ठीक है, तो वैसे मिनरल जो होता है वो इनके बीच में जो रॉक्स के लेयर्स होते हैं इनके बीच में मिनरल्स मेनली होते हैं। तो ये होते हैं सेकंड टाइप minerals occur होने के। तो in sedimentary rocks mineral occurs in the beds or layer, they are formed as a result of depositions accumulation and concentration in horizontal strata। ठीक है, तो मैं वही शो कर रहा था कि सबसे पहले आपका बेड रॉक लेयर आएगा, उसके बाद और एक सेडिमेंट लेयर आया और एक ऐसे ऐसे करके आते जाएगा और उसमें ही हमारा ये सब मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long period under great heat and pressures। कोल पेट्रोलियम जो होते हैं मेनली ऐसे ही होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक से ही ज्यादातर निकलते हैं क्योंकि वो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, साथ ही साथ में उसमें हीट और प्रेशर की भी बहुत जरूरत होती है, तभी हमारा कोल एंड पेट्रोलियम जैसे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। फिर अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स जैसे कि कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो होंगे ही, आयरन भी होगा, आयरन भी लिमिटेड होता है लेकिन होता है। फिर अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल जैसे कि जिप्सम, पोटाश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, these are formed as a result of evaporation especially in arid regions। तो ये भी sedimentary rocks वाले रीजन में है। तो जैसे नमक हो गया, है ना, पोटैश, सोडियम सॉल्ट, ये भी हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर मिनरल से ही मिलता है। ठीक है, वहां से बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप ऑफ मिनरल ऑकरेंस था। फिर तीसरा टाइप ऑफ है, कौन सा है, another mode of formation involved decomposition of surface rocks and the removal of soluble contents। ठीक है, तो तीसरा है जो सरफेस रॉक्स होते हैं जो सतह पे होते हैं, है ना, जो हमें दिखता है ऊपर से, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा गड्ढा नहीं खोदना पड़ता है, तो उसको हम लोग सेडिमेंट सरफेस रॉक्स बोलेंगे। तो मान लीजिए सरफेस और सरफेस पे जो अवेलेबल रॉक्स हैं। ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ द soluble contents leaving a residual mask of weathered material कंटेनिंग ओट्स। ठीक है, तो ये सॉल्युबल है मतलब पानी के साथ में घुल जाता है। ठीक है, और ऊपर में ही हमें मिनरल्स मिल जाता है। तो बॉक्साइट इज फॉर्म दिस वे। ठीक है, तो बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का ओर है, बेसिकली बॉक्साइट इज एन एल्यूमिनियम ओर। ठीक है, तो वो भी हमें मिलता है, तो एग्जाम्पल भी याद रखने होंगे आप। ठीक है, फिर चौथा है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्लेसेड डिपॉजिट्स। ठीक है, प्लेसेड डिपॉजिट्स क्या होता है, तो सर्टेन मिनरल्स में ऑकर एज एलुवियल डिपॉजिट इन सैंड वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ द हिल्स। ठीक है, तो मेनली जैसे कि अगर मान लीजिए ये एक रिवर है, पहाड़ है, रिवर, और ये यहाँ से एक रिवर बहते हुए आ रहा है। ठीक है, रिवर बहते आ रहा है, तो इस वाले रीजन जो ये वाला रीजन है, जो फ्लड प्लेन्स वाला रीजन जहाँ के एलुवियल सॉइल सिल्ट आके डिपॉजिट होते हैं, है ना, तो वहां से भी बहुत सारे मिनरल्स हमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वैसे डिपॉजिट्स जो रिवर्स के थ्रू आ रहा है और जो मेनली वैलीज में प्रेजेंट होते हैं, वैलीज अब अलग अलग शेप के भी होते हैं, वी यू शेप, है ना, बहुत सारे के होते हैं।
तो वहां पर हमें वैसे डिपॉजिट्स को हम लोग मेनली प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं, ठीक है। एंड जनरली कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर, तो हमें वैसे ही मिनरल्स मिलेंगे ऐसे प्लेसर डिपॉजिट में जो पानी के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो वैसे कौन से मिनरल होंगे जो पानी के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करते हैं या बहुत इनर्ट होते हैं, इनर्ट काइंड ऑफ नेचर होता है, तो वो ऑब्वियसली गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम, ये सब जो नोबल मेटल्स हम लोग कहते हैं मेनली। मैंने केमिस्ट्री में भी आपको जब मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल बता रहा था तब भी डिटेल में बताया था, तो अगर आप वो चैप्टर नहीं देखें या देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम, ये सब नोबल मेटल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, तो प्लेसर डिपॉजिट, ये जो प्लेन्स एरिया होता है, एलुवियल सिल्ट वाले जो एरियाज होते हैं वहां से मिलता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो आखिरी पांचवा जो है मिनरल्स का ऑकरेंस वो है ओशन वाटर, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत पहले जो चार थे वो हमें पता था, लेकिन ये जो तीसरा आखिरी वाला है वो बहुत ज्यादा अभी रिसर्च फेज में है, ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत रिसर्च अभी होना बाकी है, ठीक है। फुल फ्लेजेडली हम लोग करते हैं, बहुत जगह में करते हैं, लेकिन वो कमर्शियली वायबल नहीं है, इसीलिए इस पे बहुत रिसर्च होना जरूरी है। तो जो मैं कह रहा था कि ये सब तो थे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से मिल रहा था, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट से जो मिलता है ना, जैसे जिसको एग्जांपल मैं कहूँ तो जैसे डीप सी माइनिंग, ठीक है, आपने सुना होगा डीप सी माइनिंग। तो जो सीज के या फिर ओशंस के जो सी बेड्स होते हैं, है ना, जो बेड्स होते हैं, वहां पर भी आपको बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। वहां पर भी बहुत सारे अलग अलग पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स, मैंगनीज नोड्यूल्स, इन सब जो नोड्यूल्स होते हैं, मेनली हमें पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स वहां पर, फिर साथ ही साथ में रेयर अर्थ मेटल्स, है ना, रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स, ये सब हमें डीप सी माइनिंग या ओशनिक ओशन वाटर से मिलते हैं, ठीक है। कंटेन अ वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। और साथ ही साथ सी और जो ओशन वाटर होते हैं वहां से तो कॉमनली हमें कॉमन सॉल्ट मिल ही जाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl मिलता ही है, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड आर लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम द ओशन वाटर। द ओशन बेड्स आर रिच इन मैंगनीज नोड्यूल्स, ठीक है। तो बहुत सारे पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स, रेयर अर्थ मेटल्स जैसे कोबाल्ट, लिथियम, ये सभी हमें ओशनिक वाटर या डीप सी माइनिंग से भी मिलते हैं। तो ये मेनली पांच टाइप के हैं और ये पांचों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं या फिर शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आने के चांसेस बहुत रहते हैं, ठीक है। फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में भी। तो मिनरल जो है वो तीन भागों में मैं मतलब डिवाइडेड है। एक है मेटलिक, दूसरा नॉन मेटलिक एंड तीसरा है एनर्जी मिनरल्स। तो सबसे पहले बात करेंगे एनर्जी मिनरल, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, एनर्जी इन द सेंस नॉट हम लोग कंज्यूम करते हैं लेकिन हम लोग उसका यूज करते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो CNG, PNG, पेट्रोल, डीजल, है ना, वो सब आ गए एनर्जी मिनरल्स, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बाकी दो बचे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो मेटेलिक मीन्स ऑब्वियसली मेटल जो मेटेलिक वाले नेचर होते हैं, और नॉन मेटल्स नॉन मेटेलिक। तो मेटेलिक में भी तीन भागों में विभाजित है, एक है फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस, ठीक है। तो फेरस जिसमें कंटेनिंग आयरन, फेरस का मतलब ही होता है आयरन, है ना, तो आयरन कंटेनिंग जैसे आयरन ओर, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, वो हो गया फेरस। फिर नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं प्रेजेंट होता, जैसे कॉपर, लेड, बॉक्साइट, ठीक है, इसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता, स्टिल दे आर मेटल, ठीक है। अब फेरस वाले जो आयरन कंटेनिंग है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब हो गया। और साथ ही साथ में मेटलिक में हमें प्रीशियस जैसे गोल्ड, सिल्वर, जो प्लेसर डिपॉजिट से हमें मिल रहा था, प्रेशियस, ठीक है। फिर नॉन मेटलिक जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि माइका हो गया, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये भी नॉन मेटलिक, ठीक है, लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है कंस्ट्रक्शंस में, है ना। सभी का आज के टाइम पे हर मेटल का, हर मिनरल सोर्सेस का उसमें हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो हमारा टूथपेस्ट हो, कहते हैं ना वो ऐड आता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, या फिर आप देख लीजिए कोई भी मिनरल से ही सब कुछ जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे घर हो, मकान हो, रोड्स हो, सब चीज में मिनरल्स जरूरी है। साथ ही साथ में हमारे बॉडीज में भी एक
ऑप्टिमम लेवल ऑफ मिनरल्स इज वेरी मच एसेंशियल, ठीक है। फॉर ए हेल्दी लाइफ हमें मिनरल्स बहुत एसेंशियल है, जैसे कि हमारे बॉडी के लिए सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, है ना, ये सब आयंस की भी बहुत जरूरत है मिनरल्स के साथ साथ। तो इसीलिए बहुत बोला जाता है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिर कोकोनट वाटर, ये सब पीने चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए, ताकि हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिनरल्स मिल सके। और अगर नहीं मिलता तो उससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, ठीक है। तो मिनरल्स का हमारा बॉडी में भी यूज है, साथ ही साथ में हम लोग जो डेली लाइफ में है उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी एसेंशियल। फिर इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वैरिड मिनरल रिसोर्स, ठीक है। इंडिया ऐसा कंट्री है कि इंडिया के पास है अच्छे खासा रिसोर्सेस है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा एनर्जी से भरपूर है। जैसे कि देख लीजिए जो एनर्जी रिसोर्स से भरपूर है, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, ईरान हो गया, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वहां पर बहुत सारे मतलब तेलों के भंडार है, क्रूड ऑयल के भंडार है, नेचुरल गैसेस के हैं। इसीलिए वो वैसे कंट्रीज जो है बहुत ज्यादा प्रॉस्परस भी, ठीक है। लेकिन और देखा जाए अफ्रीकन कंट्रीज भी मिनरल्स रिसोर्सेज से भरपूर है, लेकिन फिर भी वो गरीब है, उनकी पॉवर्टी है। क्यों है? क्योंकि उनके पास मिनरल रिसोर्सेस तो हैं, लेकिन उन मिनरल रिसोर्सेस को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाए प्रॉफिटेबली और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, वो टेक्नोलॉजी जो है, नो हाउ, वो टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास में। इसीलिए वो मिनरल रिसोर्सेस होने के बावजूद भी पुअर, ठीक है। तो हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए और साथ ही साथ में मिनरल रिसोर्सेस भी चाहिए। तो इंडिया इज फॉर्चुनेट दैट इंडिया हैज गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज जो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में ज्यादा हो, हमारे हर स्टेट में कुछ हद तक कुछ ना कुछ रिसोर्सेज ऑब्वियसली है। तो broadly speaking, peninsular rocks contains most of the reserves of coal, metallic minerals, mica, many of the non-metallic minerals. तो मोस्ट ऑफ द जो मिनरल कंसेंट्रेशन है वो हमारे प्लेटू वाले रीजन्स में ज्यादा होता है, मोस्टली डेक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, ये सब प्लेटूस वाले रीजन में ज्यादा। प्लेन्स एरिया जो होता है उसमें वहां पर हमारा मिनरल कंपोजिशन जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला, जैसे कि गुजरात, असम में हमें पेट्रोलियम डिपॉजिट मिल जाते हैं। असम का जो दिग्बॉय ऑयल रिफाइनरी है वो इंडिया का सबसे पहला था, तो वहां पर पेट्रोलियम डिपॉजिट भी है। फिर गुजरात, फिर मुंबई हाई जो है वहां से मिलता है हमें। फिर राजस्थान with the rock system of the peninsula has reserves of many non-ferrous minerals, है ना, जैसे कॉपर हो गया, राजस्थान में कॉपर, लेड, ये सब मिल जाता है। लेकिन जो एलुवियल प्लेन्स है इन द नॉर्दर्न इंडिया ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ एनी इकोनॉमिक मिनरल्स। तो जो हमारा प्लेन्स एरिया है वहां पर मिनरल रिसोर्सेस बाकी स्टेट के के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, ठीक है। These variations exist largely because of the difference in the geological structure। और ये ऐसा क्यों है वेरिएशन? तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिर प्रोसेसेस, टाइम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो मेनली ये तीन फैक्टर्स हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो उनकी जियोलॉजी किस तरह से है, रॉक्स कैसे हैं, बेड रॉक्स क्या है, पेरेंट रिलीफ क्या है, टोपोग्राफी, टाइम, बहुत सारे प्रोसेस जो है उसमें इन्वॉल्व है वेरिएशन के, ठीक है। वो हमें नहीं जानना। नेक्स्ट पार्ट हम आ जाते हैं, कुछ मिनरल्स के बारे में देखेंगे कि वो मिनरल्स कहाँ कहाँ ज्यादा प्रेजेंट है, उनका क्या यूजेस है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फेरस मिनरल्स के बारे में, ठीक है। तो फेरस मिनरल्स जैसे वैसे मिनरल्स जो जिसमें आयरन कंटेंट होता है, ठीक है, एफी कंटेनिंग आयरन कंटेनिंग मिनरल्स को हम लोग फेरस मिनरल्स कहेंगे, ठीक है। जैसे आयरन इटसेल्फ हो गया, आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज, ठीक है, निकल, ये सब क्या है, फेरस कंटेनिंग मिनरल्स। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेली डे टू डे लाइफ में। आयरन सब कुछ आसपास में हम लोग अगर नजर घुमाएंगे तो मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो आयरन से ही बनी हुई है, ठीक है। तो फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। तो पूरे मेटेलिक मिनरल में ऑलमोस्ट 75% तो फेरस मिनरल्स। फोर टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स आर, ठीक है। तो चार टाइप्स के मेनली आयरन, सबसे पहले हम लोग आयरन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फोर टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स होते हैं,
ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सिडराइट एंड लिमोनाइट। ठीक है, तो लेकिन मेनली जो दो बेस्ट ओर्स होते हैं वो मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट ही होते हैं। बाकी जो दो होते हैं उतने ज्यादा कमर्शियली वायबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि एक देख सकते हैं आप, ये एक आयरन और माइन है। ठीक है, तो आयरन और माइंस भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ओपन कास्ट माइनिंग होते हैं, रैट होल माइनिंग होती है ना। तो अलग अलग टाइप ऑफ माइनिंग होती है। तो जो सबसे बेस्ट दो हमारे आयरन ओर्स है वो है मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट। ठीक है, तो मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर अवेलेबल विद अप टू 70% ऑफ आयरन कंटेंट। ठीक है, तो मैग्नेटाइट जो होता है उसमें 70% आयरन कंटेंट होता है। तो उसका फॉर्मूला मैग्नेटाइट मेनली Fe3O4 होता है। ठीक है, तो इसमें आयरन कंटेंट जो होता है ऑलमोस्ट 75% के आसपास होता है, 70 to 75%। It has excellent magnetic qualities and is especially valuable in electrical industry। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के भी आयरन कंटेंट जिसमें ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, और साथ ही साथ में उसका एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फिर दूसरा आयरन ओर कौन सा है, वो है हेमाटाइट। ठीक है, हेमाटाइट जो होता है इसकी क्वालिटी जो है, इसकी क्वालिटी इसमें आयरन कंटेंट लिटिल बिट लेस होता है। तो 50 to 60% इसमें आयरन कंटेंट होता है Fe2O3। ठीक है, इसमें आयरन कंटेंट लेस होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। इंडिया में एज सच अबंडेंस बहुत है, लेकिन इसकी क्वालिटी कम होती है। लेकिन मैग्नेटाइट में क्या है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है बट क्वांटिटी इसकी कम है। ठीक है, लेकिन हेमाटाइट में जस्ट वाइस वर्सा है कि क्वालिटी इसकी कम है लेकिन क्वांटिटी इसकी ज्यादा है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट कम है इसीलिए इसकी क्वालिटी कम है। और मैग्नेटाइट में आयरन कंटेंट ज्यादा है 70 to 75%। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो मैग्नेटाइट हेमाटाइट में ये कंफ्यूजन होता है, ये क्लियर कर लीजिए, नहीं तो बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, तो ये मेनली एक आयरन ओर माइन है। तो देर आर 4 मेजर आयरन ओर बेल्ट्स। इंडिया में 4 मेजर आयरन ओर बेल्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ओडिशा झारखंड बेल्ट। ठीक है, तो जो बादाम पहाड़ माइंस है एग्जांपल्स है। ठीक है, ओडिशा झारखंड बेल्ट, हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर इज फाउंड हियर। ठीक है, ओडिशा झारखंड बेल्ट में। सेकंड जो है मेनली ये छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन्स में ही है। फिर सेकंड जो है हमारा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, जो कि मेनली छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का जो जंक्शन पॉइंट है वहीं पर ये एरिया सिचुएटेड है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मेनली है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बैलाडिला माइंस। ठीक है, तो माइंस भी आपको याद रखना है, जैसे ओडिशा झारखंड में कौन सा है, तो बादाम पहाड़ माइंस। दुर्ग बस्तर वाले बेल्ट में बैलाडिला माइंस है। सुपर हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर फाउंड इन बैलाडेला रेंज। ठीक है, और ये जो आयरन ओर्स है वो हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, जापान, साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो ये एक्सपोर्ट कहाँ से होता है, मेनली जो विशाखापट्टनम पोर्ट है, वाइजैक की पोर्ट है, वहां से इसका एक्सपोर्ट होता है। ओडिशा झारखंड वाला जो होता है वो भी एक्सपोर्ट होता है। वो कहाँ एक्सपोर्ट होता है, तो वो कहाँ से होता है, तो पारादीप पोर्ट है, पैराडीप पोर्ट, या फिर कुछ पोर्ट्स के भी नाम आपको जानना जरूरी है, पैराडीप पोर्ट है या हल्दिया पोर्ट, यहाँ से भी एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, फिर तीसरा मेजर आयरन बेल्ट जोन है बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु, चिकमंगलुरु तुमकुर बेल्ट इन कर्नाटका। तो मेनली ये कर्नाटक वाले रीजन में बेलारी चित्रदुर्गा, वहां पर बहुत फेमस माइन है कुदेर मुख माइंस। ठीक है, तो कुदेर मीन्स होता है हॉर्स, और मुख होता है मुंह किसी का, तो हॉर्स के मुंह के शेप में है ये माइंस, कुदेर मुख माइंस। 100% एक्सपोर्ट यूनिट, द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी टू द पोर्ट नियर मैंगलोर। ठीक है, तो ये जो है एक स्लरी के फॉर्म में इसको बनाया जाता है और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है वाया द मैंगलोर। मैंगलोर पोर्ट से ये एक्सपोर्ट किया जाता है, और ये मैक्सिमम जो ये काम होते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट का ही काम होता है इस वाले से। फिर चौथा जो है वो है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ओर्स आर नॉट वेरी हाई क्वालिटी, आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मारमागांव पोर्ट। ठीक है, तो ओर्स इसमें बहुत अच्छा नहीं है क्वालिटी, लेकिन फिर भी
जो भी होता है वो होता है। तो ये मेनली 4 बेल्ट्स हैं। और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट जो है वो अगर एक्सपोर्ट करना होता है तो वो मारमागांव पोर्ट से होता है। मारमागांव पोर्ट जो है वो बेसिकली गोवा का एक पोर्ट है। साथ ही साथ मुंबई का जो पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वहां से भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये सब पोर्ट्स के भी अगर नाम आपको याद रहेंगे तो बहुत अच्छा है। एग्जाम्स में बाई चांस पूछ लिया जाए कहाँ से कौन कौन से पोर्ट है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो और अगर कंट्री वाइज में देखा जाए कि सबसे ज्यादा आयरन ओर कहाँ होते हैं, कौन से स्टेट में, तो सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा जो है वो हमें ओडिशा ओडिशा से मिलता है। फिर ओडिशा के बाद में कौन है, छत्तीसगढ़। तो स्टेट के नाम भी याद रखने होंगे आपको। ओडिशा नंबर 1 पे है, छत्तीसगढ़ इज एट सेकंड, थर्ड इज कर्नाटका, फोर्थ इज झारखंड, ठीक है। तो पहला दो ही याद रखेंगे तो एनफ है, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ एनफ है। सारा स्टेट के बारे में जानना उतना जरूरी नहीं है। फर्स्ट टू स्टेट्स जिसमें सबसे ज्यादा आयरन ओर है वो है ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। ये था आयरन ओर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग फेरस मिनरल्स में पढ़ेंगे मैंगनीज के बारे में, ठीक है। तो ये भी एक फेरस है, फेरस कंटेनिंग या आयरन कंटेनिंग मिनरल है। The manganese is mainly used in the manufacturing of steel and ferromanganese alloys. तो ये स्टील बनाने में, स्टेनलेस स्टील, साथ ही साथ में एलॉयज बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और लगभग 10 केजी मैंगनीज लगता है 1 टन स्टील प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो 1 टन स्टील प्रोड्यूस करना है तो उसमें 10 केजी मैंगनीज लगता है। साथ ही साथ मैंगनीज का यूज है ब्लीचिंग पाउडर में, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। और मैंगनीज का सबसे ज्यादा जो कहाँ से आता है, कौन से स्टेट से आता है, तो उसमें मध्य प्रदेश इज फर्स्ट, सेकंड इज महाराष्ट्र, थर्ड इज ओडिशा, फोर्थ इज कर्नाटका, फिफ्थ इज आंध्र प्रदेश। तो यू हैव टू रिमेंबर ओनली 2 स्टेट्स, दैट इज एनफ, दैट इज मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। मैंगनीज आपको एम से ही याद रखना है। मैंगनीज Mn होता है सिंबल, है ना, मैंगनीज का केमिस्ट्री में। और मैक्सिमम कहाँ मिलता है, तो मध्य प्रदेश एमपी एंड महाराष्ट्र MH, ठीक है। तो एम से ही आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं एक मैप। मैप पे नजर देख लीजिए, आयरन ओर का जहाँ बेल्ट है। तो आप गौर से देखेंगे तो ये जो फ्लड प्लेन्स, ये जो एरियाज है ना, ये प्लेन एरियाज है मेनली। ये वाला जो रीजन है पूरा, ये प्लेन एरियाज में लगभग आ जाता है। तो यहाँ पर हमें कोई भी मेजर आयरन और या किसी भी टाइप का मिनरल का डिपॉजिट्स नहीं मिलता, ठीक है। तो जो हम लोग कह रहे थे, छत्तीसगढ़ सॉरी, उड़ीसा झारखंड वाला जो बेल्ट है, ये है ना, तो जो बादाम पहाड़ हिल्स जो है, केंदुझर, ये सब आपको मैप पॉइंटिंग में भी आ सकता था, ये याद रखने होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ पर है ओडिशा का पारादीप पोर्ट, और साथ ही साथ हल्दिया पोर्ट भी है वेस्ट बंगाल में। तो ये दोनों पोर्ट से यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है। फिर जो सेकंड मेजर जो आयरन और डिपॉजिट्स थे वो था इस वाले दुर्ग बस्तर वाले रीजन में छत्तीसगढ़ का। तो ये ट्राई जंक्शन जो है, यहाँ पे आपको बैलाडीला मिल जाएगा, है ना, माइकल हिल्स, ये सब जो है रीजन यहाँ से। तो ये मेनली कहाँ से एक्सपोर्ट होते थे, तो विशाखापट्टनम जो पोर्ट है वहां से एक्सपोर्ट किए जाते थे। फिर तीसरा जो था हमारा, ये बेलरी, बेलरी चित्रदुर्ग वाला एरिया जो था, ये तीसरा था। और इसको मैंगलोर पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता था। फिर तीसरा था रत्नागिरी गोवा वाला पोर्ट, जो कि मारमागांव पोर्ट, मुंबई पोर्ट थोड़ा सा दूर पड़ता था इसीलिए मारमागांव पोर्ट जो कि गोवा में पड़ता है वहां से एक्सपोर्ट होता था। तो ये मेनली आयरन ओर के डिपॉजिट्स, ठीक है। तो मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता, ठीक है। जैसे कि ये भी एग्जांपल आपको याद रखने होंगे, कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, है ना। और गोल्ड जो है वो भी एक आयरन तो होता नहीं है, लेकिन वो मेनली हम लोग प्रीशियस प्रीशियस मिनरल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्ले अ वाइटल रोल इन द नंबर ऑफ मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में सबका ही यूज है, सबका, सारे मिनरल्स का कुछ ना कुछ यूजेस है ही। तो कॉपर, जैसे इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। तो इंडिया में कॉपर का जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत, हम लोग उसमें कमी है उसमें। और कॉपर का बहुत ज्यादा यूज है इलेक्ट्रिकल यूजेस में। क्यों है, क्योंकि उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण, क्योंकि एक मैलिएबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर है, वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स है।
कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और वैसे माइंस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा कहाँ से हमें कॉपर मिलता है, वो आपको जानना जरूरी है। जैसे कि बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर खेतरी माइंस इन राजस्थान इज वेरी इंपॉर्टेंट। खेतरी माइंस ये एंशियंट टाइम से ही बहुत ज्यादा फेमस था कॉपर के लिए। फिर सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाले बॉर्डर रीजन में है झारखंड के, वो वाला डिस्ट्रिक्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर के। तो ये मेनली तीन एरियाज है जहां से कॉपर ज्यादातर मिलता है। इसकी यूजेस क्या है ये आपको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे एल्यूमिनियम के बारे में, ठीक है। तो एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन मेनली फ्रॉम द बॉक्साइट। जैसा मैंने कहा एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट ओर से आता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट हैज स्ट्रेंथ ऑफ अ मेटल सच एज आयरन, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी हार्डनेस ऑलमोस्ट आयरन की कंपैरिजन में ही आती है, लेकिन वो आयरन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लाइट होता है। इसीलिए जितने भी हमारे अभी जो वंदे भारत ट्रेन है या ऑटोमोबाइल सेक्टर है, लोकोमोटिव सेक्टर, एरोप्लेन्स जो फ्लाइट्स बनते हैं, वो क्या होता है, उनके जो आउटर बॉडीज होते हैं वो किसके, एल्यूमिनियम के मेनली बनते हैं, क्योंकि उनकी हार्डनेस, स्ट्रेंथ होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, साथ ही साथ बहुत लाइट होती है, आसानी से कोरोशन नहीं होता है ना। तो ये सब कारण है एल्यूमिनियम का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। फिर गुड कंडक्टिविटी है, ग्रेट मेलेबिलिटी है, ये सब प्रॉपर्टीज के कारण एल्यूमिनियम का बहुत ज्यादा यूजेस है, ठीक है। फिर बॉक्साइट डिपॉजिट आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, ठीक है। तो बॉक्साइट ओर्स जो होता है उसमें और भी बहुत सारे मिलते हैं, और वो जो बॉक्साइट ओर होता है मेनली उसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट्स का कॉम्पोजिशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो लीडिंग जो स्टेट है बॉक्साइट प्रोडक्शन में, वो भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इंडिया का ऑलमोस्ट 50% कह सकते हैं, वो 45% से भी ज्यादा होता है, वो ओडिशा वाले रीजन से ही हमारा बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। जो केंदुझर वाला रीजन है वहां पर ट्राइबल्स एरिया में ये फॉरेस्टेड एरिया, वहां से मेनली इससे हमारा बॉक्साइट और निकलते हैं जिससे हम लोग एल्यूमिनियम बनाते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा सबसे नंबर 1 पे है बॉक्साइट में। फिर सेकंड पे आ जाता है गुजरात, तीसरे पे आता है झारखंड, चौथे पे छत्तीसगढ़। तो यू हैव टू रिमेंबर मेनली अबाउट ओडिशा एंड गुजरात ओनली। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट जो है वो पंचपटमली इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये पंचपटमली कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ये कहाँ है, तो ये भी ओडिशा में ही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम जो है वो ओडिशा से ही आता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ऑलमोस्ट हर फील्ड में जो भी मिनरल्स हैं उसमें देखेंगे तो ओडिशा का नाम आएगा ही। ओडिशा का आएगा, छत्तीसगढ़ का आएगा एंड झारखंड। ये तीन जो है हमारे ईस्टर्न इंडिया के जो बहुत ज्यादा मिनरल रिच है। देन ऑल्सो ये जो स्टेट्स है बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा लीस्ट डेवलप्ड स्टेट भी कह सकते हैं, है ना। तो मिनरल रिसोर्सेस होने से मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अलग टॉपिक है, लेकिन अब मेनली यही स्टेट जो है वहां पर मिनरल डिपॉजिट ज्यादा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉन मेटेलिक मिनरल्स में, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स जैसे उसमें हम लोग पढ़ेंगे माइका, ठीक है। तो वेरी गुड होता है माइका जो होता है, इसका भी इलेक्ट्रिकल यूजेस बहुत होता है। इट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स, ठीक है। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप झारखंड, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा, बिहार वाले रीजन में आप रहते होंगे तो आपको मिट्टियों में ऐसे ऐसे कुछ वाइट वाइट ट्रांसपेरेंट ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आते होंगे, ऐसे ऐसे शीट्स नजर आते होंगे, ऐसे इसी शेप्स के होते हैं। तो ये क्या होते हैं, व्हाइट, ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं, व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक, ये सब हो सकते हैं। बहुत पतले पतले होते हैं ना, तो ऐसा लगेगा कोई कांच का टुकड़ा है, ठीक है। लेकिन ये मेनली माइका के ही होते हैं, ठीक है, माइका शीट्स होते हैं। इट स्प्लिट easily into such thin sheets that a thousand put together are only a few centimeters thick। तो ये बहुत पतले पतले होते हैं, ठीक है, बहुत पतले पतले होते हैं माइका शीट्स, ठीक है। और बहुत ज्यादा यूज है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। क्यों, तो सबसे ज्यादा यूज किस लिए है इलेक्ट्रॉनिक और इंडस्ट्री में, तो एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है ना।
डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। फिर लो पावर लॉस फैक्टर, पावर लॉस भी कम होता है, इसीलिए आप अगर ट्रांसफॉर्मर्स, जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स या इलेक्ट्रिकल बल्क सप्लाई जो होते हैं, वहां पर आपको माइका के बहुत ज्यादा यूजेस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ब्राउन कलर वाले जो होते हैं मेनली वो माइका का ही बना होता है। फिर तीसरा है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है। और चौथा है रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज इन द सेंस जो लगभग 11,000 वोल्ट से ज्यादा, वहां पर बहुत ज्यादा यूज होता है। जहां पर हाई पावर टेंशन वायर जाते हैं वहां पर माइका का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो माइका डिपॉजिट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता था, तो वो नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। जब बिहार अनडिवाइडेड बिहार था, जब झारखंड इंक्लूडेड था, तब बिहार वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। ठीक है, और आज के टाइम पे भी जो साउदर्न बिहार है, जो गया वाला रीजन है, वहां पर भी माइका का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ में झारखंड इज ऑल्सो फेमस। जो जैसे कि कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट जो है, ये ऑलमोस्ट झारखंड और बिहार बॉर्डर पे सबसे ज्यादा आपको माइका का प्रोडक्शन, मतलब कंजम में ये वहां पर आपको अवेलेबिलिटी अबंडेंस मिलता है माइका का। ठीक है, तो लोकेशन पता चल गया। फिर हम लोग आते हैं रॉक मिनरल्स के बारे में, जैसे कि लाइमस्टोन। ठीक है, तो लाइमस्टोन क्या होता है, तो मेनली उसे हम लोग क्या कहते हैं, चूना पत्थर। मेनली कंपोजिशन क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। इसका तो बहुत ज्यादा यूज है फील्ड्स में, जैसे कि सीमेंट फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना। लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ मेनली कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। ठीक है, इट इज फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे जो होते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स, ये जो लेयर्स बाई लेयर्स ऐसे रॉक्स बनते हैं, इसके बीच में ही मेनली हमें ऐसे चूना पत्थर मिलते हैं। ठीक है, of most geological formation, limestone is the basic raw material for cement industry, essential for smelting of iron ore in the blast furnaces। तो ये जो है वो रॉक्स का है। ठीक है, लाइमस्टोन मिनरल्स, तो एक रॉक अगर मिनरल्स आता है तो आप लाइमस्टोन के बारे में लिख सकते हैं। फिर हम लोग समझेंगे हैजर्ड्स ऑफ माइनिंग। ठीक है, तो हम लोग ने बहुत सारे देखे मिनरल्स के बारे में, अब हम लोग कुछ माइंस के भी देखेंगे। अगर आपका घर झारखंड, उड़ीसा, माइन एरियाज के आसपास है, तो आप ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते ही होंगे, है ना। तो वहां पर पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा होता है ना। वहाँ पर पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे हार्मफुल गैसेस होते हैं, वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको बहुत सारे रेस्पिरेटरी पल्मोनरी डिजीजेस होती हैं, है ना, अस्थमा, सिलिकोसिस, बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती है ना। तो हैजर्ड्स ऑफ माइनिंग भी जानना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे डेंजर्स इन्वॉल्व इन माइनिंग, जैसे एक अभी मूवी, नई नई मूवी रिलीज हुई होगी, अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं देखा हूँ, बहुत लोग नहीं देखे हैं। तो वो है मिशन रानीगंज, है ना। तो रानीगंज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज जहां पर कोयले के खदान बहुत ज्यादा है। तो ये वेस्ट बंगाल में एरिया है रानीगंज में। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल और झारखंड का जो बॉर्डर है वहां पर रानीगंज एक शहर मिलता है। ठीक है, तो वहां पर कोयला के खदाने बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे माइंस है, जैसे कि एक बहुत फेमस माइन है झरिया माइंस। ठीक है, तो झरिया जो माइंस है वहां पर, वैसा वो कोयला का खदान था जहां आज के टाइम पे भी वहां पर आग लगा हुआ है। ठीक है, वहां से नीचे से आग की लपटें निकलती हुई है, और आज तक कितने सालों हो गए हैं, 85 साल हो गए, लेकिन वो आग आग जो है अभी तक बुझा नहीं है। तो अगर इसके बारे में आप झारिया माइंस के बारे में डॉक्यूमेंट्री बहुत सारे आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है वहाँ के लोगों को। तो लोगों को रिहेबिलिटेट किया जा रहा है वहां से, उनको अपने जो मकान है उनके घर टूट जा रहे हैं ड्यू टू द हीट, वहां पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है, तो वहां से माइग्रेट कर रहे हैं लोग, है ना। तो ये सब बहुत सारे डेंजर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बुक्स में है दिए गए हैं वो भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहला डेंजर है कि कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, है ना। तो इस तरह से कुछ माइंस होते हैं। ठीक है, इस फोटो में देख सकते हैं कि ये वाला जो है, ये माइन का जो रूफ होता है, ठीक है, इसमें कोई सपोर्ट तो ऐसा अच्छा है नहीं, तो माइंस जो है कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, फिर इनंडेशन, दूसरा पॉइंट है इनंडेशन, फ्लडिंग हो सकता है माइंस में। ठीक है, फिर तीसरा है फायर्स इन कोल माइंस, जो मैंने झरिया का बताया, झरिया कोल माइंस जो था, वहां फायर्स अगर लग जाता तो बहुत ज्यादा कांस्टेंट थ्रेट होता माइनर्स के लिए। फिर
चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पॉइजनस गैस, डस्ट, नॉक्सियस फ्यूम्स inhaled by the miners make them vulnerable to pulmonary diseases. उनका हेल्थ बहुत ज्यादा डिटोरिएट होने लगता है क्योंकि वो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस, फिर इनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन में काम करते हैं क्योंकि धरती के नीचे जितने जाएंगे हम लोग, जितना डेप्थ में जाएंगे, ऑक्सीजन लेवल उतना ही कम होगा, उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा, नीचे जैसे जैसे जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा, है ना, तो ये सब चीजें होंगी, है ना, तो हेल्थ कंडीशन पूरा खराब हो जाता है। तो ये सारे डेंजर्स है मेनली। एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग ऑन द एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, तो एनवायरनमेंट पे किस तरह से होता है, तो वाटर रिसोर्सेस इन द रीजन गेट कंटामिनेटेड, तो मेनली जो वाटर बॉडीज होते हैं आसपास में वो कंटामिनेटेड हो जाते हैं। फिर जो डंपिंग ऑफ द स्लरी एंड वेस्ट लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल, फिर जो फैक्ट्रीज होती है आसपास में, इंडस्ट्रीज होती है, आफ्टर यूजेज जो होता है वो जो स्लरीज होते हैं, वेस्ट एफ्लुएंट जो होते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, वो सब रिवर्स में, नदियों में या लैंड पे बहा दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, लैंड भी पॉल्यूटेड होता है, सॉइल भी पॉल्यूशन होता है, साथ ही साथ में वाटर का तो होता ही है। और अगर लैंड, सॉइल, वाटर पॉल्यूटेड होंगे तो वहां पर ऑब्वियसली कोई भी किसी टाइप का खेती बाड़ी नहीं होगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो वहां पर लोग नहीं रहेंगे, लोग नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली पूरा एक बैरन लैंड बनते जाएगा, धीरे धीरे डेजर्टिफिकेशन होने लगेंगे, है ना, तो ये सब एनवायरनमेंट के बहुत सारे इम्पैक्ट है। फिर ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन द स्ट्रीम ऑफ रिवर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ऐसे तो बहुत सारे इनन्यूमरेबल कॉन्सिक्वेंसेस है माइनिंग के, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल नेसेसरी क्यों है वो भी जान लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि मिनरल्स, मैंने बताया शुरू में ही कि मिनरल्स हमें हर टाइम चाहिए चाहिए, चाहे वो लिविंग बीइंग हो या आसपास हम लोग जो हमारा एनवायरनमेंट है, आसपास जो हमारा मकान है, घर है, स्कूल है, वो सब कुछ मिनरल्स के थ्रू ही बने हुए हैं, है ना, तो मिनरल्स हमें तो चाहिए, तो इसीलिए कंजर्व करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स टेक्स ए लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है, तो बहुत मिलियंस ऑफ सालों लग जाते हैं मिनरल्स फॉर्म होने में, ठीक है। तो अगर मिलियंस ऑफ साल अगर हमें लग जा रहे हैं एक मिनरल फॉर्म होने में, लेकिन हम लोग कंज्यूम तो बहुत जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं, है ना, तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है बहुत धीरे है, और वो नेचुरली है, हम लोग उसको अपने आप से फास्ट नहीं कर सकते, वो नेचुरली होना है, ठीक है। आप लेकिन कंजम्पशन जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, कंजम्पशन ज्यादा है, ऑब्वियसली इम्बैलेंस होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें कंजम्पशन रेट जो है वो कम करना होगा, ठीक है। जैसे हम लोग एनर्जी रिसोर्सेस यूज करते हैं, जैसे हम लोग घर में बिजली यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं, तो हम लोग ऐसा यूज करें, सस्टेनेबली, जुडिशियसली हम लोग यूज करें, ताकि कम से कम वेस्टेज हो, जब कोई चीज का जरूरत ना हो तो हम ना चलाएं, ठीक है। अगर पंखा का जरूरत नहीं है तो पंखा बंद कर दीजिए, एसी की जरूरत नहीं है तो एसी बंद कर दीजिए, लाइट की जरूरत नहीं है तो लाइट बंद कर दीजिए, तो ये सब से हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये जानना। फिर दे आर फाइनाइट इन नेचर, नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टिबल, ये भी एक रीजन है ना, फाइनाइट है, वो रिन्यू होने में, अगर रिन्यू भी होगा तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, है ना, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में पूरा जनरेशन ही खत्म हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है ना, तो हमें सस्टेनेबली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ मिनरल इज इनफाइनाइटली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द रेट ऑफ कंजम्पशन, ये मैंने बता ही दिया। फिर चौथा है, दे हैव टू बी प्रिजर्व फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैल्यू, है ना, कि फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करके रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है ना कि हम भी लोग सब यूज कर लिए, फिर जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है वो नहीं यूज कर पाए। फिर कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, तो सबसे पहला है कि वी शुड यूज मिनरल्स इन प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर, ठीक है, एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक सस्टेनेबल मैनर में जुडिशियसली हम लोग जितना हमारी नीड है उतना ही हम लोग रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करें, है ना, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट कर लेना भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट करता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स बहुत डेंजरसली होता है। Second is improved technologies need to be evolved to allow use of low grade ores at low cost, ठीक है,
तो हमारा हमको टेक्नोलॉजी पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी R&D पे भी हमें बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ताकि जो लो ग्रेड ओर्स होता है उससे हम लोग बहुत ज्यादा आउटपुट या रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो लो ग्रेड ओर्स भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सके, तो वैसे भी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज करना होगा। तीसरा पॉइंट है रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप मेटल्स अदर सब्स्टिट्यूट्स, है ना। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स वो सब तो हमारे, जैसे कि अगर हमारा कोई फोन खराब हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका तो हम लोग रिसाइकल ही नहीं कर पाते, लेकिन उसे रिसाइकल करना जरूरी है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है, फिर चौथा है वेस्टेज इन माइनिंग, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, वेस्टेज ज्यादा ना किया जाए माइनिंग प्रोसेस में। फिर जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं, स्लरीज जो निकलते हैं, वो हम लोग डायरेक्टली रिवर्स में, स्ट्रीम्स में ना छोड़कर उसको ट्रीट किया जाए सीवेज प्लांट में या डिस्टिलेशन प्लांट में, उसको ट्रीट करके देन हम लोग उसको छोड़े, कि ताकि जो रिवर्स एक्वाटिक बॉडीज है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, उस पर हार्मफुल इम्पैक्ट ना पड़े, है ना। इस तरह से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। साथ ही साथ में कंट्रोल्ड एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ठीक है, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अदर अदर कंट्रीज पे, ठीक है, ताकि हमें डॉलर्स और मेनली मिल सके, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ सके, ठीक है, कंट्री का। तो एक्सपोर्ट पे भी हमें थोड़ा लिमिट लगाना जरूरी है ना, एक्सपोर्ट पे भी हम लोग लिमिट लगा सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम लोग मिनरल कंजर्व कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें हम लोग मेनली एनर्जी रिसोर्सेज को कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, क्या सजेशंस है आप कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।